हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीएस आईपी मिथुन जायसवाल। मैं लाया हूं आज आपके लिए इकोनॉमिक्स के अंदर गाला, उसके अंदर पेपर नंबर 1, उसके अंदर एमसीक्यू का ये जो 20 नंबर के एमसीक्यू होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, वो बहुत बड़ा ही धमाकेदार वीडियो रहने वाला है। मैं आपको एक वादा करता हूं कि मैं आपको 20 एमसीक्यू नहीं करवाने वाला। 20 के अलावा इसमें से और कौन से 10 से 15 एमसीक्यू और हो सकते हैं वो भी कराऊंगा। तो अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, और नहीं किया तो बहुत ज्यादा ही यूजफुल है। तो विदाउट वेस्टिंग चलो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो आते हैं हमारी स्क्रीन पे। ओके, तो हमारा पेपर नंबर वन गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट आपको लेना है, जिसके अंदर इंक्लूडिंग चैप्टर नंबर 12 भी आ चुका है। ओके, मैंने चैप्टर नंबर 12 के अंदर बता दिया है 5 नंबर का वेटेज है, आपको चैप्टर नंबर 12 छोड़ना नहीं है। ओके, और दूसरी चीज, अगर आप टारगेट रख रहे हो 80 से 90 प्लस लाने के लिए, बेटा जी आते हैं। पहले मैं बोल दूं कि बहुत सारे हमारे क्लास के स्टूडेंट जो 90 प्लस लेके आए हैं, तो 90 प्लस मार्क्स का आप ये स्कोर करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में, तो इसके अंदर एमसी के अंदर आपको चाहिए 20 आउट ऑफ 20। कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमारा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको वादा कर रहा हूं, वादा है मेरा कि आपको बड़ा ही धमाकेदार एमसीक्यू कराऊंगा। ओके, पहला, फॉर विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अ डायग्राम इज ड्रॉन। बेटा जी देखो, इधर फोकस किसके ऊपर करना है? डायग्राम के ऊपर। किसके ऊपर? डायग्राम। बेटा जी डायग्राम के अंदर आपको मालूम है डायग्राम क्या होता है? तो डायग्राम होता है जैसे बार डायग्राम, पाई डायग्राम, हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर कौन सा है? 1। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कौन से में से कौन सा है, आप चाहो तो आप भी ये लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन पूछा है चैप्टर नंबर 1 में, जिसके अंदर हमने पढ़ा है डायग्राम। डायग्राम के अंदर अलग अलग प्रकार होते हैं, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, जो जिसमें कौन से प्रकार का डेटा यूज होता है? जिसके अंदर डेटा यूज होता है डिस्क्रीट या तो डिसकंटिन्यूअस। कौन से प्रकार का डेटा यूज होता है? डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस। दूसरा आता है हमारा ग्राफ। ग्राफ के अंदर बेटा जी कौन से प्रकार का डेटा यूज होता है? कंटिन्यूअस। तो बेटा अगर आपके अंदर एग्जाम में पूछ रहा है ना डायग्राम, तो आपको लगाना है डिस्क्रीट या तो डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अगर पूछ रहा है ग्राफ, अगर ग्राफ पूछ रहा है तो आपको लगाना है कंटिन्यूअस। समझ गए ना? ओके, तो वैसे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? डायग्राम, तो आपको क्या आएगा? या तो डिस्क्रीट या तो डिसकंटिन्यूअस। तो आंसर आएगा सी। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया था कि खाली मैं आपको 20 एमसीक्यू नहीं करवाने वाला, क्योंकि अगर हमको पूछ रहा है डायग्राम, डायग्राम तो आपको आंसर क्या लगाना है? डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अगर आपको पूछ रहा है ग्राफ, ग्राफ पूछा है तो आपको लगाना है कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कौन सा प्रकार का डेटा चाहिए होता है? डिस्ट्रीब्यूशन और डायग्राम इज ड्रॉन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिसकंटिन्यूएशन के अंदर डायग्राम एंड कंटिन्यूअस के अंदर ग्राफ। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट आता है हु और विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट द डेटा इन सीडी। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ये कॉम्पैक्ट डिस्क का वैसे तो अभी यूज बहुत कम हो चुका है, लेकिन पहले के टाइम पे बहुत चलता था, जब सीडीज और पेन ड्राइव, सीडीज पेन ड्राइव से भी पहले था सीडीज, तो कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर डेटा स्टोर करके रखता था। तो वो कौन यूज करता था वो पूछा, हु और विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज करता था सीडी को। तो क्या स्कूल्स, इंडिविजुअल, प्राइवेट पब्लिशर की, लैबोरेटरी, रिसर्च सेंटर एंड गवर्नमेंट। चलो फटाफट सोचो इसका आंसर क्या आएगा। ओए वेरी गुड, जिस बच्चे ने जवाब दिया है डी, उसका आंसर सही है। कॉम्पैक्ट डिस्क को यूज करता था, लैबोरेटरीज में यूज किया जाता था, वहां पे अलग अलग प्रकार की डिस्क लगाई जाती कि आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड चाहिए ये वाला डिस्क ले लो, आरबीआई से रिलेटेड डेटा चाहिए ये वाला, पुअर्टी से रिलेटेड चाहिए इंफॉर्मेशन ये वाला, इनकम टैक्स से रिलेटेड ये वाला। तो हर एक इंफॉर्मेशन को वो डिस्क फॉर्मेट में, कॉम्पैक्ट डिस्क के फॉर्मेट में रखते थे। तो लैबोरेटरीज, रिसर्च सेंटर एंड गवर्नमेंट इसको यूज करते। नेक्स्ट, What is the value of the HDI? क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। बेटा जी इसमें दो होते हैं, एक होता है HDI, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है? जिसकी वैल्यू होती है, आपको अगर ध्यान हो, HDI जिसकी मिनिमम, बेटा जी अगर मिनिमम वैल्यू पूछा है तो आपको क्या लगाना है? 0। अगर पूछा है मैक्सिमम तो लगाना है 100। लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन पूछा हुआ है? जब वैल्यू पूछा हो ना, तो इसकी वैल्यू किससे किसके बीच में आ रही है? 0 से 100। तो आंसर क्या आएगा? 0 से 100। करेक्ट है ना? ओके, उसके अलावा एक और चीज बताता हूं, अगर PQLI है, PQLI, तो PQLI के अंदर मिनिमम कितना होता है? मिनिमम होता है 0। मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम होता है 100। तो अगर 0 मिनिमम पूछे 0, मैक्सिमम पूछे 100, लेकिन अगर पूछे कि इसकी वैल्यू किसके बीच में आती है, तो 0 से 100। ओके,
तो यहाँ पे हम एचडीआई की बात करें तो एचडीआई की वैल्यू आएगी 0 से 100 के बीच। ओके, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ प्लस चेंज हु प्रेजेंटेड दिस स्टेटमेंट, ये वाला चैप्टर है हमारा सेकंड वाला। इसके अंदर बताओ, चलो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट सोचो। डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रोथ प्लस चेंज किसने प्रेजेंट किया था? चैप्टर नंबर 2 में से है। जल्दी जल्दी सोचो सोचो सोचो। टोडारो, गैलर्ड, मेयर एंड मैकलम एंड हैंसन। इसका आंसर है बेटा जी जी, सॉरी बी फॉर बॉम्बे, गेरल्ड मेरियर। ओके, what percentage of India's required petroleum product supply is obtained through import, मतलब कि कितना परसेंट हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3 में से मिलेगा आपको क्वेश्चन, और इसका आंसर बताओ 50, 60, 70, 90। 50, 60, 70, 90 क्या आएगा आंसर इसका? इसका आंसर आएगा 70। ठीक है, 70% हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। इसलिए तो हम सोलर एनर्जी पे फोकस करें, ताकि ये जो हमारा जो इंपोर्ट करते हैं उसमें बहुत सारा पैसा इंडिया से बाहर चले जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, जो पैसा इंडिया में लगना चाहिए था उसके डेवलपमेंट में वो लगता नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है सोलर एनर्जी पे फोकस। सोलर से अगर इलेक्ट्रिक वाले व्हीकल ज्यादा इंडिया में चलेंगे, पेट्रोल का इंपोर्ट कम हो जाएगा, देश का पैसा देश में रहेगा, और हम क्या करेंगे? बहुत तेजी से प्रगति करेंगे। हाल फिलहाल इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 70, 70। ओके जी, नेक्स्ट। व्हेन वाज द आरबीआई एस्टेब्लिश, बताना है आपको आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुई थी। आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुई थी? देख बेटा, इसमें क्या है मैं आपको बताऊं, आपने फटाफट आंसर सोच लिया होगा। एक होता है आरबीआई का एक्ट, ठीक है, और एक होता है आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुई थी। क्या आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुई थी? बेटा जी ये जो है ना, क्या आरबीआई कोई नेचुरल पर्सन है, कोई इंसान है क्या? नहीं जी, ये तो क्या है? लीगल एंटिटी है। और कोई भी लीगल एंटिटी को क्रिएट करने से पहले उसका एक्ट होना चाहिए, उस एक्ट के अंतर्गत कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। मतलब सर, जैसे कि आपने देखा होगा रिलायंस लिमिटेड, पिडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड, ये कैसे हवा में बनी है? नहीं, पहले कंपनीज एक्ट के अंदर बताया कि क्या इनकी रिक्वायरमेंट होती है एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की। जब आप आगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स वगैरह करोगे तो उसके अंदर कंपनी लॉ के अंदर डिटेल में ये आता है। और हाँ जी, मैं एक चीज बता दूं, मैं खुद सीए कोर्स चलाता हूं न्यू चांदखेड़ा श्री सरजू अरीना के अंदर श्रीधर इंस्टीट्यूट में। तो अगर आप सीए के बारे में सोच रहे हो, यहां से आपका गुजरात बोर्ड की एग्जाम खत्म होगी और हमारा सीए का सिलेबस चालू हो जाएगा। तो मन में अगर आपका है कि सर सीए करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करना है, अगर ये करना चाहते हो तो आप मेरी क्लासेस पे आ सकते हैं, वहां पे विजिट कर सकते हैं, मैं आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दूंगा। हमारी फीस बड़ी रीजनेबल होती है और जो फैकल्टीज होती है वो जबरदस्त होती है, आपको वो कहीं नहीं देखने को मिलेगी। तो चलो बेटा जी, यहाँ पे मैं आपको बताया था कि यहाँ पे कंपनीज एक्ट के अंतर्गत क्या होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। तो यहाँ पे बेटा जी कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है। वैसे ही आरबीआई को एस्टेब्लिश होने के लिए क्या चाहिए था? आरबीआई एक्ट। तो आरबीआई एक्ट अगर पूछें कि आरबीआई एक्ट कब आया, तो 1934 के अंदर। लेकिन उसके अंतर्गत क्या हुआ? आरबीआई का इनकॉर्पोरेशन किया गया कि हमने पहले बता दिया भाई इतनी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, इतने डायरेक्टर होने चाहिए, इतने मेंबर्स होने चाहिए, इतनी बार बोर्ड मीटिंग्स होगी, वो सारी चीज हमने उनके रूल्स रेगुलेशन सब बताए किसके अंदर? एक्ट के अंदर। तो पहले एक्ट बनाया 1934 के अंदर, उस एक्ट के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब आएगा? 1935। तो आपको बेटा ये चीज को ध्यान रखना है कि अगर एस्टेब्लिश पूछे 1935, अगर आरबीआई एक्ट पूछे तो प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट कब आया? 1934 के अंदर। ओके, एज पर द संस्कृत लैंग्वेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बैंक? बैंक का मतलब क्या होता है? बेटा जी मैं आपको बैंक की डेफिनेशन पहले ले चलता हूं इसके अंदर। तो बैंक का मतलब क्या होता है संस्कृत के अंदर, ये आपका 1 नंबर में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मैं एमसीक्यू भी करवा रहा हूँ, और कौन कौन से वहां पे आपका 1-1 नंबर में शॉर्ट 1 and 2 लाइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं 10 नंबर, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। ये वीडियो को देखें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो सारे वीडियोस देखना और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर से भेजना। ओके, तो जो बैंक्स होता है, बैंक का संस्कृत में मीनिंग होता है बंद, या तो इसको कोष। इसका मतलब क्या है? ये कोष या तो बंद का मतलब क्या होता है? इट रिफर टू द स्टोर, उसको स्टोर करके रखना, या तो स्टॉक ऑफ कैपिटल बोलते हैं, या तो उसको बोलते हैं वेल्थ। क्या बोलते हैं? बंद या तो कोष। ये संस्कृत मीनिंग है, उसका हिंदी मीनिंग या तो इंग्लिश मीनिंग होता है स्टोर करना,
स्टॉक ऑफ कैपिटल, या तो उसको आप वेल्थ भी बोल सकते हो, ठीक है। बैंक का मतलब संस्कृत में। तो यहाँ पे बेटा बताइए, यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज के अंदर बैंक का मतलब क्या होगा? मनी सप्लाई, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्टॉक ऑफ कैपिटल के इंटरेस्ट। अभी हमने पढ़ा ना स्टॉक ऑफ कैपिटल, वेरी गुड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2013, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पुअर्टी इन इंडिया? ऐसा कौन सा स्टेट था जिसके अंदर हाईएस्ट सबसे ज्यादा पुअर्टी थी? तो वो स्टेट कौन सा था? वो स्टेट था, बताइए। चलो मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं। छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, राजस्थान। बताओ फटाफट कौन सा? पुअर्टी का चैप्टर नंबर 5 का चैप्टर है, फटाफट सोचो कौन सा आएगा। वेरी गुड, जिसने जवाब दिया है छत्तीसगढ़, कॉन्ग्रेचुलेट। ओके, which scheme has been launched to protect the farmer from the risk of crop failure? अब देखो बेटा, यहां पे कोई स्कीम दी जा रही है, हाँ जी, और जिसका बेसिक पर्पस क्या है? प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना? फार्मर को प्रोटेक्ट करना। ये प्रोटेक्शन क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है? रिस्क ऑफ क्रॉप फेल्योर। क्या हो रहा है बेटा? रिस्क ऑफ क्रॉप फेल्योर हो रहा है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। बेटा जी यहाँ पे आंसर है नरेगा, IRDP, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, PMFBY एंड IAY। अब बेटा जी मैं ना इसके अंदर आपको ले चलता हूं प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। मैंने आपको फुल फॉर्म ऑलरेडी बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। देखो इसके अगर आप फोकस करोगे ना, ये क्या है? फसल बीमा योजना। योजना का मतलब स्कीम हो गया, हाँ जी स्कीम हो गया। और ये योजना क्या दे रहा है आपको? बीमा। बीमा मतलब आपको क्या दे रहा है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब आपको एक प्रकार का प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस मतलब प्रोटेक्शन, तो आपको प्रोटेक्शन मिला है। प्रोटेक्शन किस चीज है? क्या है? फसल। अगर आपकी फसल बर्बाद हो जाती है, फेल हो जाती है, जैसे कि सर अभी पंजाब में देखा ना, अभी कुछ ये जब यहाँ पे फ्लड आया था, पूरा का पूरा भैंसे, गाय, पब्लिकों के लोगों के घर वर सब, भगवान ना करे ऐसा कोई भी फ्लड कहीं भी कोई भी देश के अंदर आए, और ये आना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो इंसान पूरा इतने अपना छोटा सा एक घर बनाता है, बिजनेस सेट करता है, और पूरा का पूरा एक ही झटके में सब तहस नहस हो जाता है, वो इंसान की हालत क्या हो जाती है। मेन क्या है कि यहाँ पे वैसे ही एक एग्रीकल्चरिस्ट है, वो क्या करता है, वो वैसे ही उसकी हालत खराब होती है, उसके अंदर वो क्या करता है, बड़ी मुश्किल से बीज को खरीदता है, उसको बोता है, उसकी फसल उगाता है, और फसल कटने से पहले ही बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, या तो फसल को उगाया लेकिन बारिश ही नहीं हुई, मतलब कोई भी कारण से क्या होता है, उसकी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। उस सिचुएशन में बेचारा करेगा क्या? तो गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, तुम हमारे देश को खाना दे रहे हो, तो हमारी भी जवाबदारी है आपको प्रोटेक्ट करना। इसलिए गवर्नमेंट क्या देती है उनको? प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना देती है। अगर आपकी फसल क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है, तो आपको ये इस प्रकार का इंश्योरेंस, इस प्रकार की स्कीम मिलती है। तो यहाँ पे रिस्क ऑफ क्रॉप फेल्योर के सामने आपको कौन सी स्कीम दी गई है? प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। ओके, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइज ड्यू टू लेक ऑफ इफेक्टिव डिमांड? अब यहाँ पे क्या दिया हुआ? ड्यू टू लेक ऑफ इफेक्टिव डिमांड दिया हुआ है। डिस्गाइज, सीजनल, फ्रिक्शनल एंड साइक्लिकल। बेटा जी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है ये डिसगाइज मतलब भटकाता है हमको, भटकाता है मतलब हमको लगता है कि वो व्यक्ति जॉब कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो जॉब नहीं कर रहा होता। मतलब कि सर क्या होता है जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, कौन से सेक्टर के अंदर? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर फैमिली बिजनेस होता है, और बच्चा बड़ा होके क्या करता है? अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर देता है। क्या करता है? अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करता है। और सबको अगर कोई पूछता है कि क्या करते हो, अरे हमारा तो घर का खेती है, वहां पे जाके हम रोजगार करते हैं। बेटा जी लेकिन वहां पे जो खेती है ना, खेती उसका जमीन की एरिया इतनी बड़ी नहीं होती कि वहां पे लोगों की ज्यादा जरूरत है। पहले से ही वहां पे मदर और फादर जॉब, वो यहाँ पे खेती कर रहे हैं, वो उतना, ये 2 लोगों का काम इनफ होता है ये खेती करने के लिए। अगर इसमें जो अगर तीसरा व्यक्ति इंक्लूड होता है, तो उसके द्वारा मिलने वाली प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जीरो। क्या होती है? जीरो। तो जब जीरो प्रोडक्टिव मतलब तू आए या ना आए, इससे खेती के प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं डिस्गाइज। ओके, मगर यहाँ पे तो क्या पूछा था? इफेक्टिव डिमांड। ओके, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये आंसर कैंसर। नेक्स्ट आता है सीजनल। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है? हमारे चैप्टर नंबर 6 अनएम्प्लॉयमेंट वाला। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे आपने देखा होगा, जब समर वेकेशन आता है ना, तो गोलों की दुकान, गोला आइस क्यूब, ठीक है, गोलों की दुकान लाइन से लग जाती है।
लेकिन क्या वो ठंडी में देखने को मिलती है क्या? नहीं। क्या वो बरसात की सीजन में देखने को मिलती है क्या? नहीं। वैसे ही जैसे ऊन का बिजनेस है, विंटर क्लोथ्स भी कब देखने को मिलेंगे? विंटर में। जैसे कि छाते, अम्ब्रेला, ठीक है, रेनकोट, वो भी कब देखने को मिलते हैं? रेनी सीजन में। मतलब ये कैसे बिजनेस होते हैं? ये होते हैं सीजनल। और जब सीजन होता है तब वो एम्प्लॉयड, जब सीजन ना हो तो अनएम्प्लॉयड। ये तो ड्यू टू लेक ऑफ इफेक्टिव डिमांड तो हुआ नहीं, ये भी आंसर गलत है। नेक्स्ट आता है फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है? बेटा जी पहले के जमाने पे जो मोबाइल फोन आते थे ना, वो कीपैड वाले आते थे। क्या कीपैड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर सिर्फ आप क्या कर सकते थे? आप इसको किसी को भी कॉल कर सकते थे, या तो इनकमिंग या तो आउटगोइंग कॉल होगा। लेकिन समय बदला, नजरें बदली, नजारे बदले, हमारा फोन क्या आ गया? हमारा फोन आ गया स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन क्या हो गया? बड़ा ही टेक्निकल था, ठीक है। तो जो लोग पहले है ना ये कीपैड वाले मोबाइल में काम कर रहे थे, वो इस टेक्निकल वाले मोबाइल स्मार्टफोन को, स्मार्टफोन के अंदर कैसे काम होता है, इसके अंदर कैसे मतलब ये बंदा अगर जो बंदा कीपैड वाले मोबाइल बना रहा था, उस बंदे को ये नॉलेज नहीं था कि इसके अंदर कैसे काम करते हैं। तो क्या हुआ? कीपैड वाले मोबाइल तो धीमे धीमे बंद हो गए। तो जो कंपनी थी उसने क्या किया? लोगों को काम से निकाल दिया। अब वो काम ढूंढने के लिए कहां गए? स्मार्टफोन वाली कंपनी के अंदर। लेकिन स्मार्टफोन वाली कंपनी ने क्या पूछा? भाई तुमको कभी स्मार्टफोन का नॉलेज है? कैसे स्मार्टफोन काम करता है, कैसे इसको बनाना है? बोले नहीं नहीं सर, हम तो कीपैड वाले मोबाइल से आए, हमको स्मार्टफोन वाला कैसे आएगा? हाँ, आप सिखाओगे तो हम सीखेंगे। बोले कि मैंने कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशनल नहीं खोली है, जाके पहले इसकी ट्रेनिंग कहीं थर्ड पार्टी से लेके आओ और फिर मेरे पास आना, तब मैं जॉब दूंगा। तो वो भाई क्या करता है? वो भागता है और भाग के कहाँ जाता है? ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। कहाँ जाएगा? ट्रेनिंग, जहां पे इसकी ट्रेनिंग होती है। इस प्रकार की आपको इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, आपको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। वहां पे वो बंदा जाता है, ट्रेनिंग लेता है और फिर अपनी एक कॉलर खोल के जाता है स्मार्टफोन वाली कंपनी कि सर जी स्मार्टफोन में कोई जॉब की रिक्वायरमेंट है? बोले है तो सही, लेकिन तुमको है? बोले हाँ, 6 महीने की ट्रेनिंग ली है, ये रहा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, बड़ी अच्छे से आता है मेरे को सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर रन करना, और आराम से मैं आप सारे प्रोडक्ट को असेंबल कर सकता हूँ। तो वो कंपनी के बोले अच्छा तुमको आता है, चलो आ जाओ लग जाओ धंधे पे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होता है तब वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। जैसे ही वो टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस थे उसको जब सीख लेते हैं तब उनको जॉब मिल जाती है। तो जितने ड्यूरेशन तक वो जॉब नहीं करते उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल किसके कारण आता है? टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण आता है। नेक्स्ट आता है साइक्लिकल। साइक्लिकल बेटा क्या होता है? साइक्लिकल होता है हमारी जो इकोनॉमी होती है ना, कभी भी इकोनॉमी अप 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 नहीं जाती, कभी भी इकोनॉमी डाउन 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 नहीं जाती। मतलब क्या होता है? हमारी लाइफ के अंदर अप एंड डाउन आते रहते हैं। क्या आते रहते हैं? अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। एक चीज मैं आपको बोलूंगा, एक राजा था, उसके घर साधु आया, साधु को उसको खाना, राजा ने साधु को खाना खिलाया। और जाते जाते साधु बोला कि बताओ राजा, कुछ तुम मांगना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो मैं बड़ा ही शौक से आपको बताऊंगा। तो वो पूछता है कि साधु जी मेरे को खाली एक चीज बता दो, ऐसी कौन सी चीज है जब मैं बहुत दुखी हूँ तो मैं खुश हो जाऊं, और जब मैं बहुत खुश हूँ तो दुखी हो जाऊं। साधु उसको कुछ लिखता है, उसको फोल्ड करता है, उसको बोलता है मेरे जाने के बाद ये पढ़ लेना। वो साधु जाता है, राजा उसको पढ़ता है और उसके अंदर लिखा होता है कि ये समय भी बदल जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा, ठीक है, ये समय भी बीत जाएगा, मतलब ये वक्त भी बीत जाएगा। अगर आप खुश हो तो ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि ये वक्त भी बीत जाएगा। और अगर आप बहुत दुखी हो तो भी दुखी मत होना, क्योंकि ये समय भी बीत जाएगा। ओके, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप कोई प्रॉब्लम में हो, बहुत टेंस हो, ज्यादा टेंस मत लेना, ये वक्त भी बीत जाएगा। ओके बेटा, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जैसे एक इंसान की लाइफ में क्या होता है, अप्स एंड डाउन, अप्स डाउन आते रहते हैं, वैसे ही कोई भी इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी हो, यूके की हो, यूएस की हो, कोई भी इकोनॉमी ले लो, वहां पे भी क्या आता है? साइक्लिकल चेंजेस आते रहते हैं। क्या होता है? साइक्लिकल चेंजेस। जब है ना अप जाती होती है ना इकोनॉमी अप, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होता है। जब है ना इकोनॉमी डाउन जा रही होती है तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। ये हमने 11th के अंदर पढ़ा था, डिप्रेशन। वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट घट जाता है, मतलब बेरोजगारी बहुत बढ़ जाती है।
बेटा जी जब बेरोजगारी जब लोग ज्यादा बेरोजगार होते हैं वो चीजों को खरीदना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, जॉब ही नहीं है। तो हम कैसे खरीदें, कैसे हम कार खरीदे, कैसे स्कूटर खरीदे, यहाँ पे खाने के वादे हैं। तो बेटा उस सिचुएशन में क्या होता है, क्योंकि वो डिमांड क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, खरीदना बंद करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इफेक्टिव डिमांड हमारी कम हो जाती है। अब देखो विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइज ड्यू टू लेक ऑफ इफेक्टिव डिमांड। तो मैंने आपको क्या बताया, साइक्लिकल वाले सिचुएशन के अंदर, साइक्लिकल वाले सिचुएशन में जब क्या होता है, डिप्रेशन वाला फेज चलता है, तब इफेक्टिव डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। ठीक है ना? ओके। तो मैंने आपको बोला था ना कि मैं खाली टिक नहीं मराऊंगा आपको। अब आपको डिस्गाइज वाला देखो, डिस्गाइज के अंदर क्या आता है, ऐसा कौन सी चीज है जहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जीरो। ये आता है एमसीक्यू। क्या आता है, एमसीक्यू। ठीक है, ये अभी मैंने 20 में नहीं है लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है। 20 के अलावा मैं ऐसे 40 एमसीक्यू करवा दूंगा जब तक ये खत्म होगा। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि देखा हुआ तो भी देखना और नहीं देखा तो देखना ही देखना। ओके। तो यहाँ पे बेटा जी, यहाँ पे डिस्गाइज वाले के अंदर जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो रहा है, सीजनल के अंदर सीजनली अनएम्प्लॉयड होता है, जब सब सीजन बीत गई तब अनएम्प्लॉयड। फ्रिक्शनल के अंदर टेक्नोलॉजिकल, क्या आता है, टेक्नोलॉजिकल। तो पूछेगा कि ऐसा प्रकार कौन सा प्रकार का चेंजेस है जहां पे टेक्नोलॉजी के चेंज होने के वजह, टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजी के चेंज होने के कारण क्या होता है, और इफेक्टिव यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आता है, तो वो आता है फ्रिक्शनल। और इफेक्टिव डिमांड का, इफेक्टिव डिमांड में चेंजेस होता है तो क्या होता है, कौन से प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो उसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा आएगा, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, हु प्रेजेंटेड 4 मेजर रोड ऑफ मेजरिंग द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब बेटा जी 4 प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। क्या है, 4 मेजर रोड ऑफ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कौन कौन से होते हैं? तो बेटा ये पहला तो किसने दिया था, ये दिया था राजकृष्णा, जो थे राजकृष्णा, इन इकोनॉमिक्स थे, जिन्होंने ये दिया था 4 क्राइटेरिया। ये 4 क्राइटेरिया कौन कौन से थे, इन टाइम को लेके, इनकम को लेके, विलिंगनेस को लेके एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब क्या होता है, मतलब ये है, मैं थोड़ा सा इसको रब कर दूं फिर मैं बताता हूं। ओके, मतलब क्या है बेटा, मतलब ये बोलना चाहता है, ये जो है ना हमारा अनएम्प्लॉयड कैसे माना जाएगा कि व्यक्ति क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो आता है पहला इनकम के बेस पे। क्यों, कौन से बेस पे, इनकम के बेस पे, सॉरी टाइम के बेस पे। कौन सा, टाइम के बेस पे। टाइम के बेस पे कैसे, अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो पूरे 7 दिन में, कितने, अब वीक के अंदर 28 से भी घंटे की जॉब कम होती है। बेटा हमारे यहाँ पे वैसे क्या होता है, हमारे यहाँ पे अर्ली जॉब नहीं होती, लेकिन फॉरेन वगैरह के अंदर कैसे जॉब होती है, अर्ज के हिसाब से होती है। मतलब आप जितने घंटे काम करोगे उतनी आपको पगार दे दी जाती है। तो अगर वो एक वीक के अंदर कितने से घंटे काम कर रहा है, 28 घंटे से कम काम करता है, तो उसको बोलते हैं कि इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड। तो अगर आपको, अगर एमसीक्यू आता है कि वेरी इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड है, मतलब कितने घंटे की काम से, कितने घंटे के पास उसकी जॉब है, तो उसके पास जो जॉब है वो 28 से भी कम घंटे की है। लेकिन अगर उसको, अगर हमारा एमसीक्यू आता है लेस इंटेंसिवली, तो लेस इंटेंसिवली कहाँ पे आता है, जहां पे उसके पास जॉब 28 घंटे से तो ज्यादा है, बट 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 42 घंटे से कम की जॉब है। नेक्स्ट आता है इनकम के बेस पे, अगर वो उतनी इनकम भी नहीं अर्न कर पा रहा कि वो अपना घर खर्च भी संभाल सके, घर खर्च भी कर सके, तो वो होता है इनकम के बेस पे अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट आता है विलिंगनेस के हिसाब से, अगर क्या है, अगर उसको उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिल रही तो वो विलिंगनेस के हिसाब से अनएम्प्लॉयड है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अनएम्प्लॉयड, मतलब वो अपनी कैपेसिटी का फुल्ली यूज नहीं कर पा रहा। तो ये राजकृष्णन ने क्या दिए थे, 4 मेजर दिए थे कि आप 4 प्रकार से अनएम्प्लॉयड हो सकते हो, टाइम के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, विलिंगनेस के हिसाब से एंड प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। तो यहाँ पे हमको वही पूछा था कि किसने दिया था, किसने दिया था, तो ये दिया था राजकृष्ण। और इसके अंदर कौन सा आएगा, तो इसमें 4 कौन कौन से मैंने आपको बता दिया, टाइम बता दिया, इनकम बता दिया, फिर विलिंगनेस बता दिया एंड प्रोडक्टिविटी के हिसाब से भी आएगा। ओके जी, नेक्स्ट। ओके जी, इन विच ईयर द प्लानिंग वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। बेटा जी अगर इसमें देखो, इसमें है ना 2 प्रकार के एमसीक्यू बनते हैं। पहला क्या था कि पहला आया था प्लानिंग कमीशन। क्या आया था, प्लानिंग
कमीशन। प्लानिंग कमीशन का मतलब क्या होता है, ये एक कमेटी होती है जो ये डिसाइड करती है कि आने वाले 5 साल के अंदर कौन गवर्नमेंट को किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। प्लानिंग कमीशन आया था हमारा 1950 के अंदर। कब आया था? 1950। लेकिन प्लानिंग कमीशन सेटअप करने के बाद, क्योंकि हम ये तो बोल देंगे कि चलो हम 5 ईयर प्लान बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे नेक्स्ट 5 साल के लिए, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, अपने ऑब्जेक्ट को डिसाइड करती है, गोल को। जैसे हम अपनी लाइफ में गोल बनाते हैं 6 महीने का गोल, साल भर का गोल, वैसे ही गवर्नमेंट क्या करती है 5 साल के गोल बनाते हैं, जिसको बोला जाता है प्लानिंग। क्या बोला जाता है? प्लानिंग। तो हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, बेटा जी फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? वो आया था 1951 के अंदर। लेकिन प्लानिंग बनाने के लिए कोई बंदा तो होना चाहिए ना, तो उसके लिए ये रोल किसको दिया था? ये रोल दिया था प्लानिंग कमीशन को। तो प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया था? 1950। लेकिन फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? उन्होंने प्लानिंग कमीशन सेटअप कर दिया, उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना दिया कि ये 5 साल, नेक्स्ट 5 साल हम ये वाला काम करेंगे। तो वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बनाया था? 1951 के अंदर। तो देखो यहाँ पे इन विच ईयर द प्लानिंग स्टार्टेड, तो हमारी प्लानिंग स्टार्ट कब हुई थी, मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? तो 1951 के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना है? 1951 के अंदर। लेकिन अगर आपको पूछता है कि प्लानिंग कमीशन कब आया था, तो वो लिखना है 1950। ओके, नेक्स्ट, अंडर हुज चेयरमैनशिप द न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 सेटअप। अब ये किसके अंतर्गत के अंदर न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी सेटअप हुई थी? दीनदयाल उपाध्याय, जमशेद जी टाटा, एम एस स्वामीनाथन एंड रंजन नाथन। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट सोचो कौन सा आएगा? इसका आंसर आएगा सी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ओके, हु इज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इनकम्प्लीट इरिगेशन। किसको ये रोल दिया गया था कि ये जो कंप्लीट करने के लिए, क्या कंप्लीट करने के लिए? इनकम्प्लीट इरिगेशन प्रोजेक्ट। जितने भी इरिगेशन मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट थे वो इनकम्प्लीट थे, उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी? तो यहाँ पे आरबीआई, वो तो बैंक का काम करती है, नाबार्ड, आरआरबी, ये तो रूरल रीजनल बैंक थी, एसबीआई ये भी बैंक थी, तो कौन सा आएगा? ये वाला। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइड क्रेडिट सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट। इरिगेशन प्रोजेक्ट को भी पूरा करना, एग्रीकल्चर एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर देना एंड क्रेडिट सपोर्ट देना। ठीक है, तो हम क्या देंगे? नाबार्ड। क्या? नाबार्ड, जिसका रूल क्या था? क्रेडिट देना। क्रेडिट सपोर्ट किसको करना? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे बेटा जी यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो कंप्लीट करने का रूल किसको दिया था? नाबार्ड को दिया था। ओके, विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेस मोबाइल। बेटा जी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पूछता है ना हमको, आपको याद है हमारा 11th के अंदर चैप्टर आता था, स्टैंडर्ड 11, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें पूछा है कि सबसे लेस मोबाइल क्या होता है? तो बेटा जी यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे मोबाइल के बेस पे अगर पूछता है लेस मोबाइल और पूछता है मोस्ट, या तो सबसे मोस्ट मोबाइल कौन सा होता है? अगर लेस मतलब लेस मोबाइल, कभी आपने देखा है मोबाइल मतलब कि इधर से उधर ले जाना। अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि इसका आंसर क्या आएगा? हमारी लैंड। क्या लैंड इधर से उधर जा सकती है क्या? नहीं जी नहीं, वो तो शिफ्ट हो ही नहीं सकती। और जिस दिन ये शिफ्ट होती है ना, तो हम इंसान हिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस चीज को बोलते हैं भूकंप। ठीक है, जब लैंड हिलने लगती है तो यहाँ पे क्या होती है? लैंड होती है सबसे लेस मोबाइल। लेकिन अगर सबसे मोस्ट मोबाइल पूछे तो उसके अंदर आंसर आएगा कैपिटल। ठीक है, तो आप आंसर के अंदर, एमसीक्यू के अंदर उसको एकदम अच्छे से पढ़ना कि किस प्रकार का क्या शब्द यूज किए। अगर लेस मोबाइल यूज किया है तो लैंड आएगा, अगर मोस्ट मोबाइल पूछा है तो कैपिटल आएगा। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी अकाउंट्स आर देयर इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटा जी बैलेंस ऑफ पेमेंट ये कहाँ पे है? ये अपना इंटरनेशनल ट्रेड है ना, इंटरनेशनल वाला चैप्टर, वहाँ उसके अंदर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेसिकली क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है, जिसके अंदर बेटा जी क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर हम बनाते हैं करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते हैं? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर भी क्या आता है? इसमें आता है विजिबल आइटम, सेकंड इनविजिबल आइटम,
थर्ड यूनिलिटरल आइटम एंड फोर्थ अदर्स। ठीक है, और कैपिटल में क्या आता है? कैपिटल में आता है आइटम्स दैट अफेक्ट बैलेंस शीट। ठीक है, ऐसी सारी आइटम जो क्या अफेक्ट करती हो मेरी बैलेंस शीट को। तो यहाँ पे बेटा जी मैंने आपको बता दिया कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। एक करंट अकाउंट होता है, दूसरा होता है कैपिटल। और करंट के अंदर भी क्या है? करंट में भी चार, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल आइटम एंड अदर आइटम। विजिबल आइटम मतलब जो जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब गुड्स। इनविजिबल जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे कि सर्विसेज। यूनिलेटरल ट्रांसफर होते हैं गिफ्ट, डोनेशन, वन वे ट्रांसफर जिसको बोलते हैं। ठीक है, वन वे ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल। गिफ्ट दो, वन वे ट्रांसफर, सामने कुछ मिलता नहीं, हम ऐसे ही अपनी खुशी से देते हैं। तो गिफ्ट है, डोनेशन है, स्कॉलरशिप, वो आता है यूनिलेटरल। जैसे हमने फॉरेन में गिफ्ट किया है और फॉरेन से गिफ्ट रिसीव किया। और तीसरा आता अदर, हमने है ना कोई एसेट खरीदी थी आउटसाइड इंडिया, उसके ऊपर रेंट मिला। हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था जिसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, वो कहाँ पे आता है? अदर्स में आता है। कैपिटल के अंदर क्या आता है? वो ऐसी चीजें जो मेरी बैलेंस शीट को इफेक्ट करती है। क्या? जो मेरी बैलेंस शीट को इफेक्ट करती है। जैसे कि मैंने कोई एसेट खरीदी, मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी, मैंने कोई लोन बोरो की, मैंने कोई लोन को रीपे किया, वो। ठीक है, ओके जी। तो ये था। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कितने, हाउ मेनी अकाउंट्स होते हैं? तो यहाँ पे करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो आंसर क्या आएगा? 1 एंड 2। तो आंसर आएगा 2। ठीक है, कंसेप्ट के साथ याद हो रहा है ना? ओके। अगरबत्ती इंडस्ट्री, अगरबत्ती इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ विच इंडस्ट्री? बेटा जी अगरबत्ती जो होती है ना, वो जनरली कौन बनाता है? जो छोटे छोटे घरों में बनाई जाती है, महिला है, जो आजू बाजू की जो महिला है वो इकट्ठा होकर क्या करती है? इस प्रकार का पहले अपना घर का संभालती है, फिर उनको थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, उसके अंदर इस प्रकार के काम करती है। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा, इंदुबेन खाखरा वाला। इंदुबेन खाखरा वाला ने भी क्या किया था? खाखरा का बिजनेस चालू किया था, घर से चालू किया था। ये जितने भी जो गृह उद्योग होते हैं ना, आपने कितनी बार वहां पे नाम लिखा होगा, गृह उद्योग। ये जो गृह उद्योग होते हैं उसी को बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। तो ये अगरबत्ती जो इंडस्ट्री है वो उसी का एग्जाम्पल है। तो बेटा यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है? कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जो सबसे ज्यादा किसका यूज करती है? लेबर का यूज करती है। और जिसको कौन चलाता है? फैमिली मेंबर्स चलाता है। कहाँ से चलाती है? ये घर में से चलाते हैं। और ये क्या क्या यूज करते हैं? ये यूज करते हैं सिंपल टूल एंड लोकल रॉ मटेरियल, जैसे कि अगरबत्ती, खाकरा, आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स। ओके, तो आपका अगर कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में आता है तो भी आपका क्वेश्चन हो गया। इसके अंदर और डिटेल में कुछ और पूछता है कि कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, लेबर इंटेंसिव। ये क्या है? ये भी मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आपको साथ साथ कराते जा रहा हूं, जो आपको मदद करेगा आपके एमसीक्यू को क्रैक करने में। ओके, नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर। व्हाट इज पब्लिक सेक्टर? अरे पब्लिक सेक्टर मतलब क्या? जिस जिस सेक्टर को या तो इंडस्ट्री को गवर्नमेंट चलाता है। क्या कौन चलाता है? गवर्नमेंट। तो सेक्टर रन बाय गवर्नमेंट, इसका आंसर आएगा सेक्टर रन बाय गवर्नमेंट। इंटरनेशनल सेक्टर गलत है, बाय पीपल गलत है, रन बाय कॉर्पोरेशन भी गलत है। आंसर आएगा रन बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट, इन विच ईयर द रेलवे स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? अब बेटा जी यहाँ पे आपको दो चीज याद रखनी है। पहला, जब हमारा जो रेलवे जो चालू हुआ था ना, वो चालू किससे किसके बीच में हुआ था? वो चालू हुआ था बॉम्बे से थाने के बीच में। मुंबई, जिसको बॉम्बे भी बोलते हैं, और थाने के बीच में चला था। और वो कहाँ चला था? वो चला था 16 अप्रैल 1853। कब चला था? 16 अप्रैल 1853। तो हमको यहाँ पे ये पूछा है कब चला था, तो ये 1853 में चला था। एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो 16 अप्रैल। और किससे किसके बीच में चला था? तो मुंबई से थाने के बीच में चला था। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1853। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी लीटर ऑफ काउ यूरिन? ये काउ यूरिन इज रिक्वायर्ड टू मेक अ ब्रह्मास्त्र। तो ये जो ब्रह्मास्त्र ये आता है चैप्टर नंबर 12 में से। ये जो ब्रह्मास्त्र है उसको बनाने के लिए काउ का कितना यूरिन चाहिए होता है? तो इसको बनाने के लिए चाहिए होता है 20 लीटर ऑफ काउ यूरिन अलोंग विद ingredient like neem की leaves is a standard requirement for preparing organic pesticides। उसको बोला जाता है ब्रह्मास्त्र। तो ये पेस्टिसाइड ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर यूज होता है, जिसके अंदर हम नीम की लीव्स वगैरह लेते हैं, काउ का यूरिन लेते हैं और उससे बनाते हैं ब्रह्मास्त्र, जिसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स। तो यहाँ पे आंसर आएगा 20 लीटर। ओके, तो यहाँ पे बेटा जी हमने तो यहाँ पे बेटा जी हमने किया हमारा एमसीक्यू, जो क्वेश्चन नंबर 1 20 नंबर का, पेपर नंबर 1 ऑफ काला पेपर। अच्छा लगा हो वीडियो, उसको लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे अपडेटेड वीडियो अब आपको रेगुलर मिलते जाएंगे जो आपको मदद करेंगे आपके 90%
से प्लस स्कोर करने में इकोनॉमिक्स में। तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।